सो हेलो एंड वेलकम। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। माय नेम इज विजय और चैप्टर 5 में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे 2022 के हिसाब से सीरीज स्टार्ट हो रही है। चैप्टर का नाम है लैंड रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर। वीडियो का पहला पार्ट है, क्लास 12 की ज्योग्राफी में हम ये पढ़ने वाले हैं। अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो एपी फैमिली आप सभी के लिए बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही है। आप जाइए टेलीग्राम पे ज्वाइन हुई, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। टेलीग्राम चलाते हैं तो भी आप हमें सर्च कर सकते हैं। दोस्तों इंस्टाग्राम पे ई पाठशाला चैनल आपके लिए अवेलेबल है, जहाँ पे हम आप सभी लोगों से लाइव बातें करते हैं, तो आप वहाँ पे भी ज़रूर जुड़िएगा। अगर हम क्लास 12 के हिसाब से सिलेबस की बात करें तो हमें इतना अच्छी तरीके से पता है कि पीपल एंड इकोनॉमिक वाली बुक के अंदर से आप देखेंगे कि ह्यूमन सेटलमेंट जो है वो हमने कर लिया है और यूनिट 8 हम लोग करने जा रहे हैं, जिसका है यहाँ पे रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। अगर आप यूनिट 8 के अंदर फोकस करेंगे तो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के अंदर हम लैंड रिसोर्स, जनरल यूज ऑफ लैंड, एग्रीकल्चर यूज, जोग्राफिकल कंडीशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर क्रॉप्स, मतलब सब कुछ हम इसमें पढ़ने की कोशिश करेंगे। यानी कि ज़मीन से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं कि ज़मीन हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, ज़मीन एक तरीके का रिसोर्स है, उस लैंड रिसोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, और उसके साथ साथ हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये लैंड रिसोर्स किस तरीके से काम करते हैं, लैंड रिसोर्स का इस्तेमाल सरकार कैसे कर रही है, उस ज़मीन के ऊपर किस तरीके से कैसी कौन सी क्रॉप्स उगाई जाती है, हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, और साथ में उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम है हम लोगों को। एवरीथिंग वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर। तो शुरू से शुरू करते हैं लैंड यूज़ कैटेगरी। मतलब पूरे भारत के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर एग्जाम्पल अगर हम ले लें तो ज़मीन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे किया जाता है। नंबर 1, ज़मीन का इस्तेमाल ज़्यादातर वनों के लिए किया जा रहा है, या ज़्यादातर ज़मीनें वन में कैप्चर हो रखी है। लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूज़, ऐसी बहुत सारी ज़मीनें जहाँ पे हम एग्रीकल्चर नहीं करते हैं, वो भी इसका पार्ट है। तीसरा, बहुत सारी ज़मीनें बंजर पड़ी हुई हैं और वेस्ट लैंड है जिसका हम कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। और तीसरा है एरिया अंडर परमानेंट पैस्चर्स, मतलब ऐसे इलाके जहाँ पे जीव जंतु के चरने के लिए जगहों को छोड़ा गया है। उसके बाद करंट फैलो लैंड, ऐसी ज़मीनें जो वर्तमान समय में खेती करी जाती हैं, और ऐसी ज़मीनें जहाँ पर बहुत सारे मिश्रित पेड़ या हमने वहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, घर, ज़मीन, फैक्ट्रियाँ, मकान, सड़कें, ये सारी चीज़ें बनाई हुई है। तो ज़मीनों का इस्तेमाल आप कह सकते हैं कि अगर आप वर्ल्ड के लेवल से देखने की कोशिश करें तो अगर दुनिया में पूरी की पूरी 8 बिलियन पॉपुलेशन है, 8 अरब लोग हैं अगर, तो 8 अरब लोग दुनिया की 29 रहते हैं। दुनिया के लोग 29% ज़मीन पे ही रहते हैं। अगर मैं मोटा रेशो लेके चलूँ तो 8 मिलियन लोग, मतलब बहुत ही बड़ी बात है तो कि 8 मिलियन बिलियन लोग पूरे वर्ल्ड की 29% ज़मीन पे रहते हैं। भारत को इस साइड में 2.4% हिस्सा मिला हुआ है, और एरिया के हिसाब से बात करें तो 32,80,000 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा का पूरा हमारा जो भारत है वो है। और इस पूरी जमीन पे हमारे इंडिया के अंदर एट द प्रेजेंट टाइम 137 करोड़ में हो सकते हैं, जो 2022 के डेटा के हिसाब से हुआ है। तो सोचिए 137 करोड़ जमीन का 2.4% टोटल जमीन इतनी है कि हम लोग कितनी भी जमीन पर है, इस जमीन पर हम जमीन भी खरीदते हैं, जमीन पर हम प्लॉट भी खरीदते हैं, और इसी जमीन पर हम लोगों को घर भी बनाना है। तो सोचिए सारा खेल जमीन पर। तो यहाँ पर ये पूरी तरीके से लैंड यूज करने कहाँ पर हमारे सामने आता है। अब अगर हम बात करें सिंपल शब्दों में बात करें तो कहाँ पे चीजें कवर हो रखी है। तो एरिया which the government has identified and demarked for the forest हो, तो ऐसे इलाके जहाँ सरकार ने पहले से बताया था कि अगर 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर की जमीन पर या तो 35 लाख मान लेते हैं कि 35 लाख परसेंटेज पे पूरा भारत है, तो हमें कुछ सरकारें ऐसे इलाके मार्क कर रखते हैं जहाँ पर स्पेशली पूरी तरीके से क्या होगा, जहाँ पर स्पेशली पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ वन के लिए ही चीजें हमने छोड़ रखी है। वन के लिए ही चीजें हमने छोड़ रखी है क्योंकि दोस्तों हमें ये अच्छी तरीके से पता है कि भैया अगर हमने वनों के लिए नहीं छोड़ा तो फिर भैया हम करेंगे क्या, हम तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, समझ रहे। तो वनों के लिए भी तो छोड़ना हमारे लिए जरूरी है ना। वो इसी वजह से क्योंकि वहां पर जो जितने जीव जंतु जानवर रह रहे हैं वो बायोडाइवर्सिटी कहाँ जाएगी,
वो तो लुट जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, और अगर वो बर्बाद हो गई तो धरती का सर्वनाश होना तो तय है। इसलिए हमने कुछ इलाके मार्क कर रखे हैं। दूसरा, लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर, ऐसे इलाके जो रूरल और अर्बन के अंडर में आते हैं जहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं होता, जैसे कि रोड, कैनाल्स, फैक्ट्री, शॉप, इवन सभी इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके घर वर जो हैं वो सब इसी के अंदर आ जाते हैं। बैरन एंड वेस्ट लैंड, दिस लैंड मे बी क्लासिफाइड एज वेस्ट लैंड सच एज बैरन, हिली, ट्रांस एंड डेजर्ट लैंड एंड रिवाइन। ये वो इलाके हो सकते हैं जो बैरन है और वेस्ट लैंड है, जहाँ से नदियाँ निकल रही है, उनका कोई यूज़ नहीं है, जहाँ पर सीढ़ी नुमा खेती हो रही है वहाँ का कोई यूज़ ज़्यादा नहीं हो पाता, जहाँ पे डेजर्ट है, जहाँ पे मरुस्थली जगह है, वहाँ हम खेती नहीं कर सकते, ना हम रह सकते हैं, तो ये थोड़ी ज़मीनें हो गई। एरिया अंडर द परमानेंट पैस्चर्स, ये मैंने बताया था कि किस तरीके से विलेज के लोग, पंचायत के लोग इसे ओन करते हैं, और इवन स्मॉल पोर्शन ऑफ लैंड प्राइवेट ऑनरशिप के अंडर में आती है। ज़्यादातर लोग यहाँ पे कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स के तहत सभी लोग इसमें अपनी भेड़ बकरियों को चलाने की कोशिश करते हैं। कॉमन प्रॉपर्टी लैंड को हम साझा विरासत भी बोलते हैं, ये आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा पॉलिटिकल के अंदर। एरिया अंडर द मिसलिनियस ट्री क्रॉप्स, मतलब ऐसा इलाका जहाँ पे खेती तो नहीं होती है लेकिन दूसरे और चीज़ें वहाँ पे उगती हैं, जैसे कि मैं कह सकता हूँ कि कुछ ऐसे पौधे, कुछ ऐसे फ्रूट्स के पौधे, है ना, ये ज़्यादातर इलाके प्राइवेट ऑनरशिप के अंडर में चले जाते हैं। दूसरा है कल्टिवेटेड वेस्टलैंड, एनी लैंड विच इज़ लेफ्ट फैलो, यानी कि ऐसा ज़मीन जहाँ पर खेती हो सकती है लेकिन पिछले 5 सालों से वहाँ पर खेती नहीं हो रही है, तो ये कल्टिवेबल वेस्टलैंड है, ऐसी ज़मीन जहाँ पे खेती हो सकती है लेकिन पिछले 5 सालों से नहीं हो रही है। दूसरा, करंट फैलो लैंड, दिस इज़ द लैंड इज़ लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन ओनली फॉर लेस देन 1 ईयर। ये करंट फैलो लैंड है, ये ऐसी ज़मीन जहाँ पर पिछले 1 सालों से खेती नहीं हो रही है। तो दोस्तों ये और करंटेबल वेस्ट लैंड और करंट फैलो लैंड दोनों में यही फ़र्क है कि इसमें 5 साल से नहीं हो रही है, इसमें 1 साल से नहीं हो रही है। टोटल सोन एरिया, ऐसा इलाका जहाँ पे स्पेशली हार्वेस्ट या क्रॉप्स उगाई जाती है, यानी कि भारत की अगर मैं 137 करोड़ की आबादी की बात करूं तो जो पूरा खा पी रही है ना वो सिर्फ इसी ज़मीन से जो उग पा रहा है, सिर्फ इसी से ही खा पी पा रही है। और वो कितना है, अगर हम किसके हिसाब से देखें, मैप के हिसाब से देखें तो कुछ ये पोर्शन नेट शोन एरिया आप ये देख सकते हो, नेट शोन एरिया 45.5%। ये डेटा आई थिंक पुराना है, हाँ ये डेटा है 1961 का, पहले था 46.26%, 46.26%। 2061 और 60 और 61 की बात है, ये 2014 और 15 की बात है कि 26.45% हो गया, यानी कि 137 करोड़ की आबादी का जो है देश हमारा, वो 45.5% ज़मीन पे जितना कुछ भी उग पाता है, उस ज़मीन जो भी पैदा हो पाता है वही पूरे भारत के लोगों को खाने पीने के लिए दिया जाता है। पहले ये ज़्यादा था, अब ये कम होता जा रहा है क्योंकि लोगों का एग्रीकल्चर जैसी व्यवस्थाओं के ऊपर विश्वास उठता जा रहा है। तो आप ये देख सकते हैं समय के साथ बदला है डेटा, है ना, पहले आप देख सकते हैं इतना था, अब वो उतना हो गया, तो इसमें कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब लैंड यूज चेंज इन इंडिया क्यों हुआ है, 3 तरीके से हुआ है, साइज ऑफ इकोनॉमी की वजह से, कॉम्पोजिशन ऑफ इकोनॉमी की वजह से और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज की वजह से। नंबर 1 बात कर रहे थे लैंड यूज चेंज इन इंडिया। लैंड इज अ रीजन टू लार्ज एक्सटेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेचर ऑफ इकोनॉमी एक्टिविटी कैरिड आउट दिस रीजन, यानी कि डिपेंड करता है कि वहाँ पे किसी भी ज़मीन पे किस तरीके के लोग रहते हैं और किस तरीके की वहाँ की पॉपुलेशन किस काम में लगी हुई है। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लेते हैं कि कोई एक्टिविटी सर्विस सेक्टर में लगा हुआ है तो ऑफकोर्स वहाँ की ज़मीनों का खेती के लिए कोई यूज़ नहीं है। अगर प्राइमरी सेक्टर में लगे हुए हैं तो वहाँ पे खेती का काम होना ज़रूरी है। अर्थव्यवस्था के हिसाब से देखें तो आप देखेंगे द प्रेशर ऑफ अ लैंड विच इंक्रीज विद द टाइम मार्जिनल लैंड वुड कम अंडर यूज़, मतलब समय के साथ साथ भूमि पर दबाव बढ़ेगा और सीमांत भूमि उपयोग में आएगी। आप देखोगे कि जैसे जैसे इकोनॉमिक बढ़ती चली जाएगी तो लोग खेती की तरफ कम अट्रैक्ट होते चले जाएंगे और दूसरी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि सर्विस सेक्टर। दूसरा है कॉम्पोजिशन ऑफ इकोनॉमिक, अर्थव्यवस्था की संरचना। द प्रोसेस वुड रिजल्ट इन द ग्रेजुअल शिफ्ट टू लैंड फ्रॉम द एग्रीकल्चर यूज एंड नॉन एग्रीकल्चर यूज। अर्थव्यवस्था की संरचना भी हमारे ज़मीनों के यूज़ में बहुत निभाती है रोल, क्योंकि जो लोग खेती की तरफ थे अब वो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी के ऊपर आते जा रहे हैं, तो ऑफकोर्स अपने आप ही ज़मीन की मात्रा कम होने लग जाएगी, है ना। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के अंदर अगर हम बात करें तो ऑफकोर्स पहले के मुकाबले में अब एग्रीकल्चर एक्टिविटी कम हुई है,
एग्रीकल्चर डिक्लाइन हुआ है बहुत बड़ी मात्रा के अंदर। नंबर ऑफ़ पीपल जो है एग्रीकल्चर में अब नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो कहने का मतलब खाने वाले लोग ज़्यादा हो गए, उगाने वाले लोग कम हो गए। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। तो द 4 कैटेगरी अंडरगोन इंक्रीज विच हैव बीन रजिस्टर्ड डिक्लाइन। अगर हम देखें तो 4 श्रेणी में वृद्धि हुई है, जबकि 4 चीज़ों में गिरावट हुई है। कौन सी 4 चीज़ों में गिरावट हुई है? अगर आप देखें, नंबर 1 फॉरेस्ट, इट कैन बी अकाउंटेड फॉर द इंक्रीज इन द डिमार्च एरिया अंडर द फॉरेस्ट। अगर हम फॉरेस्ट की बात करें तो पहले इतना परसेंटेज फॉरेस्ट का था, अब इतना परसेंटेज फॉरेस्ट का हो गया, यानी कि इसमें बढ़ोतरी हुई है। दूसरा, अगर बात करें एरिया अंडर द नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी, मतलब इंडियन इकोनॉमिक विच इज इंक्रीजिंग डिपेंडिंग ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्रॉम इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर। अब धीरे धीरे बात करें कि एरिया अंडर द नॉन एग्रीकल्चर यूज, मतलब ऐसा इलाका जहां पर अब खेती हो ही नहीं रही है। तो पहले इतनी होती थी, अब ऐसे इतनी सारी जगहों पे खेती हो ही नहीं रही है, क्योंकि अब यहाँ पे इंडस्ट्रीज लग रही है, लोग सर्विस सेक्टर की तरफ माइग्रेट हो रहे हैं। इसीलिए करंट फैलो लैंड की अगर हम बात करें तो ये रहा ऐसा इलाका, डिपेंडिंग ऑन द वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल एंड द क्रॉपिंग साइकिल। यहाँ पे बताने की कोशिश करी जा रही है कि अगर करंट फैलो लैंड है जो पिछले 5 सालों से वहाँ कुछ नहीं उग पा रहा है, तो उसकी भी जनसंख्या यानी कि उसकी भी बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है। नेट शोन एरिया की बात करें, द इंक्रीजिंग इन द नेट शोन एरिया इज यूज्ड अ कल्टिबल वेस्टलैंड फॉर द एग्रीकल्चर। अब नेट शोन एरिया के अंदर थोड़ी सी बढ़ोतरी इसलिए देखने को मिली है कि जो इलाके सरकार की नज़रअंदाजी में रहते हैं, बंजर भूमि, उनके ऊपर कैप्चर करके लोग घर बना लेते हैं, वहाँ पे एग्रीकल्चर करने लग जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ी सी इंप्रूवमेंट दिखाने को मिली है हमें। अब रीज़न क्यों है कि एरिया कम क्यों हो रहे हैं? बैरन लैंड कम हो रहा है, कल्टिबल वेस्ट लैंड कम हो रहा है, पेस्चर्स लैंड कम हो रहा है, करंट फैलो लैंड कम हो रहा है। उसका कारण यही है कि जो जनसंख्या का प्रेशर है, चाहे वो एग्रीकल्चर का हो या नॉन एग्रीकल्चर का हो, जनसंख्या धीरे धीरे करके एक तो ज़मीनों को इंक्रोच करती जा रही है, यानी कि बाड़ा लगा के ज़मीनों को बढ़ाती जा रही है। एक तो इसी वजह से ज़मीनें कम हो रही है, और दूसरा आप कह सकते हैं जो चारागाह ज़मीनें हैं जो सरकार देती है लोगों को, उसमें भी अतिक्रमण हमें देखने को मिलता है। तो ये बेसिक है जो हमें समझना था। ईपी फैमिली पे लैंड रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के बारे में हम धीरे धीरे आगे पढ़ते चले जाएंगे। और यहाँ पे ई पाठशाला आप सभी लोगों के लिए हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, फाइन आर्ट, सोशोलॉजी ऐसे सब्जेक्ट लेके आता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए अगर आपको ये थोड़ी बहुत वैल्यू देखी जाती है। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।